दहेज लेना कानूनी अपराध है, तो दहेज की कार को सामने रख के डिस्प्ले करते हैं। अब इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? काफी बातें हम लोग कर सकते हैं। मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया दिल्ली से, जैसे उन्नति की बहुत बातें कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा की बात है, जितनी अच्छी पढ़ाई बच्चों को दें उतनी ही प्रगति होगी। लड़कियों को जितना आगे बढ़ाए उतना ही अच्छा होगा। और पढ़ने के बाद बच्चे अपने आप संभाल रहे हैं। और जो रिजर्वेशन की बात आती है, एक बच्चा भी कह रहा था कि हमारे समाज से लोग चिढ़ते क्यों हैं, उसकी आप बिल्कुल परवाह मत करिए। कोई कितना ही चिढ़े, आपको अपना रास्ता खुद तय करना है। 1956 में पहली बार मीना एसटी में आए। 50 की लिस्ट बहुत छोटी थी, बहुत बड़ा सर्वे हुआ। और 1956 में जो स्थिति थी, अशिक्षा थी, अज्ञान था, आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हो सकता है किसी एक आदमी के पास 50 बीघा 100 बीघा जमीन हो, लेकिन आम समाज के व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। जो भी सर्वेक्षण उस समय जिन कमेटियों द्वारा हुआ, उन्होंने ये माना कि हम यहाँ के आदिवासी पुराने रहने वाले हैं, और जो भी एसटी की लिस्ट का उस समय था, बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, साइनेस, शर्मिलापन, आज भी अपन लोग शर्मिले हैं। हम लोग आपस में तो खूब बात करते हैं, बाहर निकलते हैं तो हमको भी शर्म आती है, दूसरे आदमी के सामने हम क्या बात करें। ये झिझक खोलने में बहुत टाइम लगता है। अभी नम्रता पढ़ी लिखी है तो वो यहाँ भाषण दे सकती है, लेकिन उनकी मां नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने कभी भाषण नहीं दिया। इसके लिए हमारा एक्सपोजर आवश्यक है। जो झिझक है, एक एसटी में शाइनेस की, बैकवर्डनेस की, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ज्यादातर लोग अंदर के गांव में रहते हैं। आज भी मेन रूट पे, नेशनल हाईवे पे बहुत कम आप लोगों के गांव होंगे। वहां पे सब पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, जाट होंगे, सब अच्छी अच्छी जगहों। आज बिना लोगों गांव सबके अंदर ही हो। अब जरूर सड़कें बन गई, अब सड़कों पे आ गए हो, लेकिन पुराने वैसी स्थिति थी। डिस्टिंक्ट कल्चर, हमारी संस्कृति अलग रही। तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की, साइनेस की, बैकवर्डनेस की, डिस्टिंक्ट कल्चर की जो हमें कैरेक्टरिस्टिक थी, जो विशेषताएं थी, उसके कारण एसटी में रखा गया। और उसके बाद 20-30 साल तक तो खास नहीं हुआ, लेकिन बाद में लोग जागरूक हुए, बच्चे पढ़ने लगे। बल्कि मैं तो कहता हूं 80 के बाद ब्रेक थ्रू हुआ। सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि उनके पिताजी एकमात्र उस समय IRS थे, जनरल में आए। बहुत कम लोग जो बाहर गए, कहीं उनके पिताजी ने कहीं सास की सेवा कर ली, कहीं और एक्सपोजर हो गया, लेकिन अधिकांश लोग सेवा में नहीं थे। 80 के बाद मेरे ख्याल से हिंदी मीडियम जब हुआ, तब से काफी बच्चे आगे बढ़े। और लगातार फिर एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, ऐसे करके हमारी संख्याएं बढ़ती गई। और लोग मेहनत करके आगे आए। ऐसा नहीं किसी का उपकार नहीं है मीना जाति के प्रति कि नौकरियों में कैसे आ गए। ये आपकी मेहनत का फल है, आपकी साधना का फल है, आपकी तपस्या का फल है, और उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। दिन रात लड़के पढ़ते हैं, अभाव में पढ़ते हैं, भूखे पेट पढ़ाई करते हैं, परीक्षा के समय खाना नहीं बनाते, छोटे छोटे कमरों में रहकर पढ़ते हैं। अब तो बिजली आ गई, पहले लालटेन के उजाले में हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि एक तमन्ना थी आगे बढ़ने की, और आज वो पूरे समाज में वो तमन्ना आगे बढ़ने की। अब कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा, दूसरे को ईर्ष्या होगी, तो उसका हम क्या कर सकते हैं। और ये संविधान में जब आरक्षण हुआ, उसका फायदा हमको मिला, और वो कोई हमने नहीं लिया, अपने आप सरकार ने दिया, जो हमारी उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए। और उस संविधान के प्रावधान को आप जो ईर्ष्या करें उसको बोलिए, आप बदल दीजिए, आप हमको उससे अलग कर दो, आप बन जाओ, अगर आप में ताकत है तो। लोगों ने कोशिश की, अभी बात हुई किसी आंदोलन की, उस समय हो सकता है कुछ लोग उससे अलग रहे हों, लेकिन मेरे ख्याल से डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था उस समय, और गुर्जर समाज के आंदोलन को काउंटर करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब इस बात जानते हैं। जो 2 लाख लोगों की रैली जयपुर में निकली, पूरी सरकार उसे थर्रा गई, और शायद वो आंदोलन भी दूसरे समाज को वापस लेना पड़ा उस समय। तो हमारे अधिकारों को के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो हम हमारे पास है उसको छीनने नहीं देंगे, हमको संकल्प लेना चाहिए।
अब कई लोग हम में से कहते हैं हम तो पढ़ गए, कई लोग कहते हैं हम तो आदिवासी से लगते ही नहीं। आदिवासी लगने के लिए क्या फिर से लगोट लगानी पड़ेगी हमको? आदिवासी क्या प्रगति नहीं कर सकता? नॉर्थ ईस्ट के आप आदिवासी देखिए, हमसे अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, हमसे ज्यादा मॉडर्न है, हमसे ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड। ट्राइबल कितना ही आगे जाए एसटी रहेगा, वो कितना भी अंग्रेज बन जाए, उसका एसटी कैरेक्टरिस्टिक से कोई नहीं छीन सकता। इस देश में मैं मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में नौकरी कर रहा हूं, तो आदिवासियों के बारे में बहुत बात कर सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान के आदिवासियों के बारे में। कम से कम 350 ग्रुप हैं, करीब 700 ट्राइब्स के नाम है। यदि अपन उसके एक प्रदेश में 2 ऐसे कॉमन नाम आने के बाद में 350-400 ग्रुप्स हैं, और उनकी हर राज्य में, हर जिले में अलग स्थिति, कई तरह की असमानताएं हैं, लेकिन एक जो मुख्य समानता जो मैंने बताई कि जो 5 विशेषताएं बताई कि सब में मिलेंगी। भोले भाले मिलेंगे, मेहनती मिलेंगे। आदिवासी कहीं भी भीख मांगता हुआ आपको नहीं दिखेगा। देखा किसी ने कोई ट्राइबल को भीख मांगते हुए? हाँ, अपने हक को छीनना वो जानता है, लेकिन कभी मैंने किसी भी ट्राइबल को पूरे हिंदुस्तान में भीख मांगते नहीं देखा। चाहे वो कितनी मेहनत करता हो, चाहे अहमदाबाद में जाके वो लारी खींचता हो, चाहे वो मैसनगिरी करता हो, चाहे कहीं रेलवे में काम करता हो, चाहे कहीं पेड़ काटता हो, लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। वो विशेषताएं सब जगह मिलेंगी। अब अलग बात है कि कोई उसमें गोरा है, कोई काला है, कोई पीला है, अलग अलग एरिया में जैसी जैसी नस्ल है ट्राइबल्स की इलाकों में, वैसे वैसे लोग हैं। तो कहते हैं मीने तो आदिवासी लगते ही नहीं, लंबी नाक के, लंबे चौड़े, ये कैसे आदिवासी हो गए? ऐसे लोग कहते हैं हमारे लिए, ऐसे तक देते कि देखिए 6-6 फुट लंबे हैं, ताकतवर हैं, तो क्या आदिवासी ताकतवर नहीं हो सकता? क्या हमारी माँ बहनें सुंदर नहीं हो सकती? मध्य प्रदेश शुरू में लोग आए हमारे गांव, पर आपके यहाँ तो महिलाएं बड़ी सुंदर हैं, तीखी नाक की, गोरी सी, कितनी सुंदर लड़कियां हैं, ये ट्राइबल सी लगती ही नहीं है। तो मैंने डाटा भाई ट्राइबल सी लगती नहीं, क्या कहना चाहते हो? उनके दिमाग में वो संथाल की छवि होगी, चपटी नाक होगी, काली सी होगी। क्या आदिवासी महिलाएं सुंदर नहीं हो सकती? अलग अलग एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग इलाके के सब लोग हैं, और उस संविधान ने वो प्रोटेक्शन दिया है। उसको सारे आदिवासियों को एक तराजू में ताल के आप कहेंगे नहीं अभी आगे बढ़ गए, इनका आरक्षण हटा दीजिए। हमारे मंत्रालय में एक ट्राइबल पॉलिसी बन रही है। हमारे मंत्रालय में जितने पदाधिकारी आते हैं एसटी के अलावा, वो ट्राइबल के खिलाफ ही काम करते हैं। एसटी को कैसे रोको, इनकी स्कीम को कैसे खत्म करो, और जो रिजर्वेशन है उसमें कैसे सब कैटेगरी करो कि भाई मीनाओं ने फायदा उठा लिया, इनको अलग कर दो, कुछ भील बच के उनको दे दो। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट चलाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने आया था सबसे पहले मैंने वही झगड़ा किया कि पहले तो इस पैराग्राफ को काटिए आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एसटी एससी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कोई अधिकारी क्या हिम्मत है उसमें वो कॉन्सेप्ट डाल दे? तो सबसे वो पैरा काटा मैंने। जो चीज है उसको आप क्यों घुसेड़ रहे हो? जो आगे बढ़ गया है, जो आज नेतृत्व कर रहा है, जो आगे बढ़ के आपकी आवाज उठाने में सक्षम है, उसका आप बाहर कर देंगे तो फिर पीछे वाले क्या बोलेंगे? तो षड्यंत्र होता है कि जो आगे बढ़ रहा है उसको अलग कर दो, और फिर वही हम तो भूखे नंगों से डील करेंगे, उनको ट्राइबल मानेंगे, जैसा चाहे उनका शोषण करेंगे। तो ऐसे हर कदम पे इस तरह के प्रयास होते हैं। उसके लिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आंदोलन कर रहे हैं, कई हमारे नेता वो आंदोलन की भी अपनी जगह भूमिका है। दिल्ली में सारे देश की एसटी का 7.5% आरक्षण था, और आज भी किसी ने नहीं काटा। कोई सुप्रीम कोर्ट से कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऑर्डर हो गया, उसको लेकर उस सरकार ने बंद कर दिया। उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हाँ, जो ये सन 54 में दिया गया था 7.5%, उसको दिया जाना चाहिए। फिर उसमें कुछ और बातें लिख दी गई हैं इधर उधर।